जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार वाले क्लास में। इस परिवार वाले क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को पढ़ते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सौर परिवार वाला क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले देखते हैं एक थोड़ा सा मोटिवेशन कोड। कह रहा है जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज़ पक्का कीजिए। क्या? कोशिश। देखिए, कोशिश करने से ही कोई भी चीज़ होता है। अगर इंसान कोशिश नहीं करेगा तो क्या करेगा? कोशिश कर लेता है, अगर वो चीज़ पूरा हो जाता है तो उसको लगता है कि उसका किस्मत अच्छा था। लेकिन जबकि हकीकत बात ये है कि वो इंसान ने कोशिश किया तभी जा कर के वो कामयाब हुआ। तो चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। आपके सामने में ये सवाल यहाँ पे है। पहला सवाल है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है? यानी कि ये जो है ना पेटेंट दाखिल करने में, कि पेटेंट के लिए नामित करता है ना, तो उसी में है ना पेटेंट होता है कि कोई भी चीज़ के लिए मतलब कि रिसर्च करके अगर उसको है ना अपने मेहनत से बनाया है तो उसका जो है ना अधिकार जो आदमी बनाया है सिर्फ उसी को मिले। ठीक है, उससे प्रॉफिट जो भी हो तो सिर्फ उसी को मिले। तो इसलिए जो है ना सो पेटेंट दाखिल करवाया जाता है। ये पेटेंट भले ही 20 साल के रहता है, लेकिन ये जो है ना 20 साल के लिए जो व्यक्ति मेहनत करके अपना खुद का है ना दिमाग लगा करके किया है तो उसी को ये दिया जाता है। तो भारत जो है सो पेटेंट दाखिल करने में, अब पेटेंट दाखिल करने के लिए तो कहीं ना कहीं अप्लाई किया जाएगा ना, तो वही कह रहा है कि अप्लाई जो किया था तब और भी देश सब अप्लाई किया था, तो भारत कैमा नंबर पे आता है तो 100 बताना है। भारत कितना नंबर पे आता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6ठा नंबर पे। भारत जो है सो कैमा नंबर पे आया है? तब भारत आया है आपको 6 नंबर पे, 6ठा नंबर पे आया है। ठीक है, तो 6ठा नंबर पे आया है। तब फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? तब फर्स्ट नंबर पे आया है भाई साहब ये चीन। फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? चीन आया है फर्स्ट नंबर पे। और अपना भारत का कैमा नंबर है? तब भारत का जो है सो 6ठा नंबर है। ये जो है टोटल, चलिए इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? 6 नंबर आया है। तो देखिए इसका डिटेल में कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेत 2025 रिपोर्ट के अनुसार पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 6ठा स्थान मिला है। नवंबर 2025 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने घोषणा किया कि भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है। ठीक है, तो 64,000 पेटेंट दाखिल किया है। और सबसे टॉप नंबर पे कौन है भाई साहब? चीन। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे है आपको USA। ठीक है, तो बस आप फर्स्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और एक तो अपना भारत का रख लीजिएगा याद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाल ही में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने जोगबनी विराटनगर करा है। जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र पर क्या है आदान प्रदान किया है? यानी कि किसके साथ जो है ना विनिमय पत्र, यही देख रहे हैं, इसको दे रहे हैं, ये इसको दे रहे हैं, तो किसके साथ किया गया है? किसका है ना यहाँ पे जो है किसके साथ कॉरिडोर? तो कर रहा है जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर। ठीक है, जोगनगर विराट कॉरिडोर के साथ जो है ना रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कि आप मेरे एरिया से भी रेल ले जा सकते हैं और हम भी आपके यहाँ से
ले जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो आप जाहिर सी बात है कि जो मतलब होगा उसके साथ भूमि से संपर्क रहेगा जिसका, उसी के साथ ना होगा। तो देखिए ये श्रीलंका के साथ तो हो नहीं सकता है, बांग्लादेश के साथ अपना रिलेशन गड़बड़ है। तो बच गया आप भूटान और नेपाल के साथ। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई साहब आपको नेपाल। तो नेपाल के साथ जो है ना सो भारत सरकार जो है जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर का जो है सो पत्र का जो है सो यानी कि लेन देन किया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेपाल का लोकेशन यही है अपना, नेपाल का लोकेशन ये है अपना प्यारा भारत। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो नेपाल हो जाएगा। क्या है इसके बारे में, तो कह रहा है ना भारत और नेपाल ने जोगबनी विराटनगर रेल लिंक के मध्य से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता से कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाह से नेपाल तक माल की ढुलाई आसान हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इससे नेपाल तक का जो है माल का यानी कि ढुलाई का जो है सो आसान हो जाएगा। तो चलिए अब क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है आपको हाल ही में सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दी है, यानी कि वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दी है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद। यानी कि जो खाड़ी वाला देश जो है सो खाड़ी के देश में जो है वो एक दूसरे से जो है ये वन स्टॉप यात्रा प्रणाली का मंजूरी किया है कि अगर कोई भी अगर गाड़ी इस खाड़ी देश में आता है तो वो एक बार ही उसका जो भी चालान उलान टैक्स उस कटना रहेगा वो कटेगा और उसके बाद वो पूरा खाड़ी देश में घूम सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाड़ी सहयोग परिषद, है ना। क्या है ये, तो ये है आपको वन स्टॉप यात्रा प्रणाली। तो ठीक है, खाड़ी सहयोगी परिषद ने दिया है। तो देख लग सकते हैं यहीं पे खाड़ी परियोगी है ना, सही है ना, सऊदी अरब है और भी देश सब है छोटका मोटका, वो सब देश के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बारे में देख लिए करा ना, खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि सी है ना, GCC ने हाल ही में सदस्यों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दी है। यह प्रणाली सदस्य देश के नागरिकों को यात्रा को आसान और सुगम बनाएगी। क्या कि एक के बार रुकना है, एक बार जो भी चेक उक करवाना है सब करवा लेगा और उसके बाद किसी भी देश में यानी कि खाड़ी देश में घूमेगा, जैसे अमन हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, इस समय घूमेगा तो कहीं भी जांच ऊँच नहीं होगा। करा वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को खाड़ी सहयोगी है ना परिषद की मंजूरी 13 नवंबर 2025 को खाड़ी सहयोगी परिषद यानी कि GCC के सदस्यों के बीच आवागमन को सुगम बनाने के लिए डिजाइन की गई है। करा ऐतिहासिक है ना वन स्टॉप यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में जल संचय जन भागीदारी, है ना, इसको शॉर्टकट में देखो, जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है। यानी कि जल है ना संचयन जन भागीदारी में जो है सो सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन किया है, कौन सा राज्य किया गया है, तो उसी के बारे में बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना में जो है सो ये जल है ना जल संचय जन भागीदारी में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, तो यही पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तेलंगाना हो गया, है ना, आगे है कि तेलंगाना को जल संचय जन भागीदारी के पहल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 18 नवंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में करा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया है। पुरस्कार का कारण, तो पुरस्कार का कारण क्या है, पुरस्कार का कारण है तेलंगाना ने JSJB पहल के तहत
5.2 लाख जल संचयन है ना, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया है। यानी कि 2.5 लाख जल संरक्षण, किस तरह से जल को बचाना है, निर्माण क्या है, इसके साथ अच्छा प्रदर्शन किया गया है। कड़ा अन्य राज्य में देख लीजिए तो छत्तीसगढ़ हो गया सेकंड मतलब नंबर पे, ये कितना किया था तो 4.05 लाख 4.05 लाख। और उसी के बाद जो है तीसरा स्थान पे कौन है, राजस्थान, 3.64 लाख संरचनाओं का करके ये तीसरा स्थान पे रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो गया आपको तेलंगाना। ये जल संचय जन भागीदारी में कौन सबसे टॉप नंबर पे रहा है, तो तेलंगाना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन कर रहा है गैलरी ऑन द एज। कौन सा गैलरी है, गैलरी है ऑन द एज। क्या नाम है इसका पूरा, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित ICMU-SET पुरस्कार मिला है। इस गैलरी का संबंध किस शहर से है, यानी कि जो गैलरी है आपको परिवर्तन गैलरी ऑन द एज 21 शहर में है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलकत्ता। तो कलकत्ता में है ये गैलरी, कौन है, जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कहाँ हो गया ये आपका, कोलकाता, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कोलकाता का लोकेशन दिया हुआ है। कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज कोलकाता के साइंस सिटी में स्थित है। यह गैलरी को हाल ही में प्रतिष्ठित CIMU-SET पुरस्कार मिला है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो क्या हो जाएगा आपके सामने में आंसर, तो देखिए आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो 5 ऑप्शन में से बताना है। प्रेस समझते ना, वही मीडिया, तो देख रहे हैं मोबाइल से भी आप प्रेस हो जाता है, माइक से तो शुरू से ही चल रहा है, और ये कलम से भी प्रेस के बारे में बताया। तो प्रेस है ना दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है आपको 16 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और 16 दिसंबर को जो है सो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 मनाया गया है। याद रहेगा 16 दिसंबर। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपको 16 दिसंबर। क्या कर रहा है इसमें, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 हाल ही में 16 नवंबर, हम यहाँ पे 16 दिसंबर बोल रहे थे कि सॉरी, अगर 16 दिसंबर बोला गया होगा तो सॉरी, यहाँ पे 16 नवंबर होगा। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 हाल ही में 16 नवंबर को मनाया गया है। यह दिवस हर साल इसी तारीख को भारत में स्वतंत्र एवं जिम्मेवार प्रेस की भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इस वर्ष 1966 में, कब 1966 में भारतीय प्रेस परिषद के ने काम करना शुरू किया था। तो 16 नवंबर को जो है ना 1966 में भारतीय प्रेस परिषद जो है सो काम करना स्टार्ट किया था, इसलिए जो है 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि हाल ही में भारत और मध्य एशिया देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है। तो क्या है, भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास था, साइबर लगा हुआ था, पता चलिए गया होगा, यानी कि ऑनलाइन से फ्रॉड से संबंधित है ना, देखते रहते हैं। डिजिटल अरेस्ट का नाम जो भी सुने होंगे है ना, डिजिटल अरेस्ट का नाम, कि फोन करता है कहता है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, प्रचार भी तो इसका कितना देते रहता है।
तो कहाँ किया गया? भारत और मध्य एशिया का रणनीतिक साइबर अभ्यास कहाँ किया गया है? तो सो बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है, तो देख लिए अपना ये भारत है, यहीं पे नई दिल्ली है, यही है ना। भारत और मध्य एशिया का बात हो रहा है, जो जितना भी डार्क कलर किया हुआ है तो यहीं पे मनाया गया है नई दिल्ली में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कह रहा है ना कि हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देश ने नई दिल्ली में एक रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है। यह अभ्यास 12 से 14 नवंबर तक आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूती करना है। ये जो साइबर पे जो है देख रहे, सब बच्चा के हाथ में, सब गार्जियन के हाथ में, जो भी लोग सब है सबके हाथ में तो मोबाइल थमा दिया गया है, लेकिन इस मोबाइल का यूज कैसे करना है, नहीं करना है, कोई नहीं जान पाया है। काहे कि देखता है जो भी बच्चे लोग देख रहा है, सब रील्स बना रहा है तो वो भी रील्स बनाना सही समझता है, सब देखता है गेम खेल रहा है तो वह गेम ही खेलना सही मानता है। लेकिन इसको क्लास में, कोचिंग में बताया जाना चाहिए कि किस तरह से इसका यूज करना है। नहीं तो ये मोबाइल जो है ना एक वरदान है, नहीं तो अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया जाए तो भाई साहब ये भी अभिशाप बन जाएगा। जैसे होता है ना एक चाकू जो होता है, तो चाकू को देखते हैं कि अगर वही चाकू डॉक्टर के हाथ में चल जाए तो लोगों को जान बचा देगा, और वही चाकू एक मर्डरर के पास चल जाए तो आदमी का जान ले सकता है। तो सेम टू सेम मोबाइल है, अगर इसको बच्चे लोग को या जो भी बड़े लोग भी जो है उसको अगर सही यूज नहीं सिखाया जाए तो वो बहुत ही घातक हो सकता है। तो इसी सब के लिए बताया गया कि किस तरह से सुरक्षा करना है, जागरूकता फैलाना है। स्थान कहाँ था? नई दिल्ली। 12 से 14 नवंबर को। उद्देश्य क्या है ना, साइबर खतरों को पता लगाना और प्रतिक्रियाओं के लिए सहयोग को मजबूत करना है। सॉरी, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है केंद्र सरकार 5 वर्ष नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? यानी कि ये जो कार्यक्रम चलाया गया था 5 साल पहले, यानी कि 2020 में चलाया गया होगा, तब 5 साल पूरी गया 2025 में। तो जब इसका कंप्लीट हो गया 2019-20 में चलाया गया था, तो वही करा कि इसका समापन कहाँ हुआ है, किसका? तो 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान, 5 वर्षीय नशा मुक्त अभियान का इसका समापन का कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमृतसर में। तो अमृतसर में जो है सो ये केंद्र सरकार 5 वर्षीय नशा मुक्त अभियान भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो अमृतसर में हुआ है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर ए अमृतसर। ठीक है, तो देखिए कह रहा है ना यहाँ पे केंद्र सरकार 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम अमृतसर में आयोजित करेगा। यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 18 नवंबर को अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, यानी कि आज ही किया जाएगा। कह रहा है कि इसमें पंजाब के राज्यपाल और सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्री भी शामिल है। तो अब कह रहा है इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभियान की उपलब्धता को उजागर करना और युवाओं व नागरिकों में नशीली दवाओं के सेवन को दूर करने के लिए प्रेरित करना। यानी कि जो कार्यक्रम चलाया गया था ना, तो ये सब क्या सब उपलब्धि हासिल किया, उसी का उजागर करने के लिए आयोजन किया गया। और साथ ही साथ अंतिम में भी बताया गया कि युवाओं और नागरिकों को बताया गया कि नशीली दवा का सेवन से दूर रहें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? हाल ही में किस राज्य के सोनपुर और पूरी समुद्र तट को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? यानी कि जो है ना ब्लू फ्लैग मिला है ना। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसको मिला है इसमें से?
तो ये कौन सा जगह है, राज्य है, और राज्य का नाम मतलब कि राज्य में जो जिला है वो है सोनापुर, है ना, सोनापुर और पुरी समुद्र तट। तो 21 राज्य में पड़ता है सोनापुर और पुरी समुद्रपुर। तो सो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो वही इसी दोनों के किस राज्य में हुआ ही इसका आंसर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उड़ीसा, है ना। ठीक है, यही है उड़ीसा या ओडिशा, यहीं पे इसको मिला है, इसी को राज्य को मिला है ब्लू फ्लैग, है ना, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, उड़ीसा हो जाएगा। आगे में कह रहा है कि उड़ीसा को सोनापुर और पुरी समुद्र तट को हाल ही में 25-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है। यह प्रमाण समुद्री तटों के पर्यावरणीय गुणवत्ता, सुरक्षा और टिकाऊ पर्यटन पहल को दर्शाता है। यानी कि क्यों मिला ये सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट मिला है कि यहाँ पर का जो है ना समुद्री तटों का पर्यावरणीय गुणवत्ता अच्छा है, सुरक्षा है, टिकाऊ पर्यटन पहल है, इस सबको देखते हुए यह सर्टिफिकेट मिला है। तो कौन सा समुद्री तट है, तो सोनापुर और पुरी, राज्य कौन सा हो गया, उड़ीसा, जो कि आपका आंसर भी है। करह प्रमाणन, तो करह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट 2025-26, यह सम्मान उन्होंने डेनमार्क स्थित करह फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंट एजुकेशन, कहाँ मिला है ये, तो डेनमार्क से मिला है, फाउंडेशन ऑफ द एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा मिला है, जो समुद्री तटों के लिए कड़े वातावरण सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इनवॉर टैंक, ठीक है, एंटी टैंक, इनवॉर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए यही है इनवॉर एंटी टैंक मिसाइल, ये जो है सो किसके साथ समझौता किया है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो भारत ने किया है, तो ये हो जाएगा आपको आंसर भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, किसके साथ समझौता हुआ है, इनवॉर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने के लिए। तो ये हुआ है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ यह समझौता किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इसके आगे, है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। कह रहा है यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने इनवॉर एंटी टैंक मिसाइल की खरीदारी के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ किया है। कह रहा है समझौता रक्षा प्रणाली ने T-19 टैंक के मारक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया। ये क्यों क्या है, ये जो है ना T-19 टैंक जो है मारक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करा, कह रहा है 2 अरब 95 करोड़ रुपया की अधिक लागत से इनवॉर एंटी टैंक मिसाइल की खरीदारी के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो ज़्यादा इतना नहीं याद रखना है, इसमें बस यही बात याद रखना है कि ये जो है इनवॉर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके साथ खरीदा है, तब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ किया गया है समझौता, ठीक है। तो हो गया अब यहाँ पे। तो अब मैं आपको फिर से यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो है ना सो आपको करेंट अफेयर का क्लास है, तो इसमें सिर्फ आपको करेंट अफेयर ही मिलेगा। काहे कि एक्स्ट्रा चीज़ के पढ़ने के चक्कर में जो है ना वीडियो का लेंथ लंबा हो जाते रहता है और विद्यार्थी जो है ना मेन क्वेश्चन से जो है ना भटक जाता है। तो मेन क्वेश्चन से नहीं भटके, सिर्फ वही क्वेश्चन वो पढ़े जो पढ़ने के लिए है, जो उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस उसी को पढ़े, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो, सुझाव देना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब है ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।